दुनिया में लगभग 15 से 20 मुख्य प्राचीन सभ्यताएं थीं, लेकिन अगर छोटी और कम जानी मानी सभ्यताओं को भी शामिल करें तो ये 50 से भी ज्यादा हो सकती हैं। सबसे ज्यादा प्राचीन सभ्यताएं एशिया में ही हुई, जैसे मेसोपोटामियन, इंडस, चाइनीज और पर्शियन। लेकिन हमारे मन में हमेशा सवाल उठता है कि प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत सबसे पहले किसने की होगी। क्या इन सभ्यताओं की शुरुआत सिर्फ आधुनिक मानव ने की, या इसके पीछे होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस जैसी प्रजातियों का भी हाथ था। प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत का सवाल मानव इतिहास का बहुत ही रोचक हिस्सा है। इसे समझने के लिए हमें मानव सभ्यताओं और मानव प्रजातियों के बीच के फर्क को समझना होगा। सभ्यता या सिविलाइजेशन क्या होती है? सभ्यता का मतलब होता है जब इंसानों ने स्थायी बस्तियां बसाई, जैसे गांव और शहर, खेती करना शुरू किया, समाज, धर्म, कला और कानून की संरचना बनाई। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत सिर्फ होमो सेपियंस ने ही की होगी, लेकिन होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस ने वो बैकग्राउंड तैयार किया जिसकी मदद से होमो सेपियंस इन सभ्यताओं का निर्माण कर सके। जैसे पहली बार आग जलाना, खाना बनाना, पत्थरों से औजार बनाना और यहाँ तक कि आपसी बोलचाल के लिए एक लैंग्वेज बनाना। सच तो ये है कि इन प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत किसी एक इंसान या किसी विशेष समय पर नहीं हुई थी। इसमें लाखों हजारों साल लगे। होमो हेबिलिस से लेकर होमो सेपियंस तक हर किसी का योगदान था और ये सफर काफी लंबा था। हम इंसानों ने हमेशा अपने आप को और अपने आसपास की चीजों को बदलने की कोशिश की है। आज से 100 साल पहले ना मोबाइल थे, ना टीवी, और अगर हम आज 1925 से 2025 की तुलना करें तो हम पाएंगे कि हमने इन 100 सालों में दुनिया ही बदल दी। लेकिन क्या आज जो चीजें हमारे पास हैं वो सिर्फ हमारी बदौलत हैं? नहीं। अगर 1924 में जॉन लेगो बेर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार नहीं किया होता तो ना आज हमारे पास मोबाइल होते, ना सोशल मीडिया, और ना ही आप मेरी ये वीडियो देख रहे होते। उम्मीद है आपको ये उदाहरण समझ आ गया होगा। तो फिर से चलते हैं हमारे पिछले सवाल पर कि प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत किसने की थी। हमारी पिछली वीडियोस में हमने ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर पहला जीव, पहली मछली और बंदरों से इंसान तक का इतिहास जाना, और अब आगे की वीडियोस में हम इंसानी सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। लेकिन हर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें मुड़कर पीछे भी देखना होगा। तो चलिए 2 कदम पीछे चलते हैं और जानते हैं कि मानव सभ्यताएं किस तरह फली फूली। हमारी धरती लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है, लेकिन हमारी प्रजाति आधुनिक मानव होमो सेपियंस की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। हमने इन 3 लाख सालों में काफी कुछ हासिल कर लिया। हम किसी भी चीज की कल्पना करते हैं और लगभग 50 से 100 सालों में वो कल्पना हकीकत में बदल जाती है। हम चांद तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे अपने इतिहास के बारे में हमें कुछ खास नहीं पता है। हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, या खासकर प्राचीन सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अब तक रहस्य बनी हुई है। हमारे पूर्वजों की कई प्रजातियां हुई, जैसे ड्रायोपिथिकस, सिवापिथिकस, रामापिथिकस, सहेलेंथ्रोपस चैलेंसिस, ओरोरिनथोगेनेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफरेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानोस। लेकिन वो प्रजाति जिसमें पहली बार आधुनिक मानव की झलक दिखने लगी, या जो बहुत कुछ हद तक हमारी तरह दिखने लगे थे, वो प्रजाति थी होमो हेबिलिस, जिसे हैंडीमैन भी कहा जाता है। और अगर मानव सभ्यताओं की शुरुआत करने वाली पहली प्रजाति कोई हो सकती है तो वो होमो हेबिलिस ही हो सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह इंसानों की पहली अवस्था थी जहां से हमने हर चीज को समझना शुरू किया, और इसी वक्त से हम दूसरे जानवरों से आगे निकल गए। दूसरे जानवरों और होमो हेबिलिस में साफ अंतर दिखाई देने लगा था। हमारी समझ और सोचने की शक्ति हमें दूसरों से आगे ले जा रही थी। जब इंसान सीधे खड़ा होकर चलने लगे तो उन्हें दूर दूर तक सफर करने में आसानी हुई। इससे वे ज्यादा इलाकों में जाकर खाना ढूंढ सकते थे, जिससे उनके जिंदा रहने के मौके बढ़ गए। जब वैज्ञानिकों ने होमो हेबिलिस नाम के शुरुआती इंसानों की हड्डियां और औजारों की खोज की तो उन्हें उनके जीवन के बारे में कई नई बातें पता चली। उन्होंने देखा कि इन इंसानों के पास पत्थर के औजार थे और पास में जानवरों की हड्डियां भी मिली।
इसका मतलब ये था कि ये लोग सिर्फ मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाते थे, बल्कि शायद छोटे जानवरों का शिकार भी करते थे या फिर दूसरे शिकारियों से मांस के लिए मुकाबला भी करते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें आपस में मिलजुल कर काम करना और एक दूसरे से बातें समझना जरूरी था। ये बताता है कि होमो हैबिलिस शायद सामूहिक जीवन जीने लगे थे, कुछ वैसा ही जैसा बाद में विकसित इंसानों ने किया। इस खोज ने हमारी सोच को बदल दिया कि इंसान किस तरह से सोचते थे, रहते थे और औजार बनाते थे। अब पता चला कि ये सब चीजें बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। होमो हैबिलिस दिखने में अपने पहले वाले पूर्वजों जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कुछ अलग थे, लेकिन कुछ बातें उनमें अब भी वैसी ही थी। सबसे बड़ा बदलाव था उनका मस्तिष्क। उनके दिमाग का आकार पहले से थोड़ा बड़ा था। पहले जहां 400 घन सेंटीमीटर था, अब 500 से 600 घन सेंटीमीटर हो गया था। ये दिमाग उन्हें बेहतर सोचने, याद रखने और सॉल्यूशन निकालने में मदद करता था। लेकिन उनका शरीर अब भी थोड़ा बंदर जैसा था। वे छोटे कद के थे, लगभग 4 से 4.5 फीट ऊंचे। उनके हाथ आज के इंसानों की तुलना में लंबे थे, जिससे लगता है कि वे अब भी कभी कभी पेड़ों पर चढ़ते होंगे। लेकिन उनके हाथ खास थे। अंगूठा मजबूत और अलग था, जिससे वे चीजों को मजबूती से पकड़ सकते थे। इसी वजह से वे औजार बना सके और इस्तेमाल कर सके। इस समय अफ्रीका में जंगल कम होने लगे थे और उनकी जगह सवाना के खुले मैदान बनने लगे थे। अब इंसानों को खुले इलाकों में जीने के लिए खुद को बदलना पड़ा। 2 पैरों पर चलना बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इससे वे दूर दूर तक जा सकते थे, अपने हाथों से खाना उठा सकते थे और साथ ही खड़े होकर दूर से खतरे को देख सकते थे। होमो हैबिलिस का खाना भी पहले से ज्यादा अलग हो गया था। पहले के इंसान सिर्फ फल और पौधे खाते थे, लेकिन होमो हैबिलिस ने मांस खाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए, जिनसे वे जानवरों की खाल काट सकते थे, हड्डियां तोड़कर बोन मैरो निकाल सकते थे और सख्त पौधों को भी खा सकते थे। होमो हैबिलिस के पास आज के इंसानों जैसी भाषा तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी आपसी समझ के लिए इशारों, आवाजों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जब वे शिकार करते, खाना ढूंढते या किसी खतरे से बचते, तो उन्हें एक दूसरे से मिलकर काम करना पड़ता था। एक दूसरे को अपनी बात समझाने का कुछ न कुछ तरीका चाहिए था। इसी से शुरू हुई बातचीत की शुरुआत, भले ही वो भाषा के रूप में ना हो। उस समय अफ्रीका खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था, जैसे बड़ी बिल्लियां, भयानक लकड़बग्घे और मगरमच्छ। खुले मैदानों में रहना आसान नहीं था। होमो हैबिलिस न तो ज्यादा ताकतवर थे और न ही उनके पास पंजे या तेज दांत थे। उनका बचाव सिर्फ एक ही चीज से हो सकता था, उनकी समझदारी और आपसी सहयोग। एक नुकीला पत्थर किसी भी शिकारी से बचने में हथियार बन सकता था। ये समझदारी और इनोवेशन उनकी जिंदा रहने की कला का हिस्सा बन गई थी। जब वैज्ञानिकों ने होमो हैबिलिस के अवशेषों की खोज की, तो उन्हें पता चला कि ये इंसान आधुनिक इंसानों और पुराने पूर्वजों के बीच की कड़ी थे। उनके अंदर कुछ पुरानी और कुछ नई बातें एक साथ थी। दिमाग बड़ा हो रहा था, वे सोच समझकर काम करते थे और औजार बनाना जानते थे। ये सभी चीजें उन्हें उनके पूर्वजों से अलग बनाती थी, क्योंकि वे पहले इंसान थे जिन्होंने औजार बनाना शुरू किया। अफ्रीका के ओल्डोवाई गॉर्स नाम की जगह पर उनके साथ प्राचीन पत्थर के औजार मिले थे। इन्हें ओल्डोवॉन टूल किट कहा जाता है। इन औजारों में शामिल थे चॉपर, हड्डियां तोड़ने और खाल काटने के लिए, फ्लैक्स, मांस और पौधे काटने के लिए, हैमरस्टोन, पत्थरों को तोड़ने के लिए। ये औजार भले ही आज की नजर से बहुत साधारण लगे, लेकिन उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। एक और खास बात ये थी कि उन्होंने औजार बनाना सिखाया भी। बच्चे अपने बड़ों को औजार बनाते हुए देखते थे, सीखते थे और फिर खुद बनाना शुरू करते थे। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, यानी ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने लगा। जब शिकार और औजार बनाने जैसे कामों के लिए साथ मिलकर काम करना पड़ा, तो होमो हैबिलिस ने कुछ बुनियादी संवाद के तरीके अपनाए, जैसे हाथों के इशारे, गले से निकली आवाजें, चेहरे के भाव। यही बातचीत के तरीके थे जिनसे आगे चलकर भाषा का जन्म हुआ।
होमो हेबिलिस अकेले नहीं रहते थे। वैज्ञानिकों को ऐसे कई स्थान मिले जहां बहुत सारे औजार एक ही जगह पाए गए। इसका मतलब ये है कि ये लोग समूह में मिलकर औजार बनाते थे। जैसे जैसे जंगल खत्म होकर खुले मैदान बनने लगे, वहां का जीवन कठिन हो गया। पेड़ों की कमी का मतलब था कि अब शिकारियों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने का विकल्प नहीं था। इस नए माहौल में सीधे खड़े होकर चलने की आदत ने मदद की। दूर तक देखा जा सकता था, लंबी दूरी तय करना आसान था। पर इन बदलावों ने होमो हेबिलिस को मजबूर किया कि वे और ज्यादा सहयोग करें, और तेजी से सोचें और बेहतर औजार बनाएं। होमो हेबिलिस छोटे छोटे समूह में रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे, बीमार या बूढ़ों की देखभाल करते थे। बच्चे पूरे समूह की जिम्मेदारी होते थे। इन शुरुआती इंसानों की दुनिया बहुत खतरनाक थी, लेकिन उनके पास था दिमाग, औजार और एक दूसरे के लिए अपनापन। मान लीजिए आप 20 लाख साल पहले के अफ्रीका में हैं। हरियाली कम हो रही है, घने जंगल खुली घास की जमीनों में बदल रहे हैं। खाने और पानी की तलाश में आपको लंबी दूरी तय करनी है, और ऐसे माहौल में होमो हेबिलिस का सफर शुरू होता है। सीधे खड़े होकर चलना अब एक जरूरत बन गई थी। अब उनके हाथ खाली हो गए थे ताकि पत्थर उठाए जा सके, खाने को साथ ले जाया जा सके और जरूरत पड़े तो शिकारियों से बचाव किया जा सके। पर्यावरण जब भी बदला, जैसे सूखा पड़ा या पानी कम हुआ, उन्होंने नई तरकीबें खोजी। कई पानी के स्रोत ढूंढना, कभी जमीन खोद कर पानी निकालना। बदलते माहौल ने होमो हेबिलिस को ज्यादा होशियार और नई चीजें सीखने के लिए मजबूर कर दिया। जब वो समूह में रहते थे, एक दूसरे से सहयोग करते थे, तो उन्हें आपस में संकेतों, आवाजों या हाव भाव से बातचीत करनी होती थी। भले ही वो आज जैसी भाषा नहीं थी, पर संचार की शुरुआत जरूर हो चुकी थी। जब शिकार या मृत जानवर की लाश से खाना निकालना होता तो सिर्फ अकेले नहीं, पूरी टोली मिलकर काम करती थी। कोई निगरानी करता, कोई मांस काटता, कोई छुपाता। ये सभी छोटी छोटी बातें बाद में जाकर मानव समाज, परिवार और संस्कृति की आधार बनी। होमो हेबिलिस ने बड़े महलों या चित्रों का निर्माण नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सोचने की शुरुआत की, सीखने की शुरुआत की और साथ मिलकर जीने की शुरुआत की। उनका दिमाग भले ही आज के इंसानों से छोटा हो, लेकिन उन्होंने वो शुरुआत की थी जिससे बाद में इंसानी सभ्यताएं विकसित हुई। आज हम जो हैं उसकी जड़ें वही हैं, लाखों साल पहले पत्थरों को काटते हुए कुछ नया सोचते हुए। होमो हेबिलिस उस समय के अकेले मानव पूर्वज नहीं थे। वो एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहाँ कई और होमिनिन प्रजातियां भी थीं, जैसे पैरेंथ्रोपस बॉयसी और शुरुआती होमो इरेक्टस। ये सभी एक ही समय में अफ्रीका की धरती पर जीवित थे, खासकर ओल्डोवाई जॉर्ज और ग्रेट रिफ्ट वैली जैसे इलाकों में। कभी कभी ये प्रजातियां एक दूसरे के आमने सामने आती होंगी, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भी होती होगी, लेकिन हर बार टकराव जरूरी नहीं था। पैरेंथ्रोपस की डाइट मुख्य रूप से पौधों पर आधारित थी, जबकि होमो हेबिलिस मांस और पौधों दोनों को खा सकते थे। इस तरह दोनों का आहार क्षेत्र अलग अलग था, जिससे टकराव कम होता होगा। लेकिन होमो इरेक्टस के आने के बाद खेल बदल गया। उनके पास बड़ा शरीर, तेज दिमाग और बेहतर औजार थे। उनके औजार ज्यादा मजबूत और कुशल थे, जबकि होमो हेबिलिस अभी भी पुराने औजार ही इस्तेमाल करते थे। संभव है होमो हेबिलिस ने होमो इरेक्टस को देखकर उनके औजारों से कुछ सीखा हो, बिना बात किए, बस देखकर। ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन लर्निंग था, जो हमारे सीखने की प्रवृत्ति की शुरुआती झलक थी। लेकिन समय के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, खासकर बदलते मौसम और भोजन की कमी ने होमो हेबिलिस को कठिन स्थिति में डाल दिया। फिर भी उन्होंने जो सामाजिक कौशल और सहयोग के तरीके अपनाए, वे बाद की मानव प्रजातियों के लिए बुनियाद बने। लगभग 18 लाख साल पहले एक बड़ी इवोल्यूशनरी छलांग लगी। होमो इरेक्टस का उदय हुआ। ये परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि हजारों सालों में धीरे धीरे होमो हेबिलिस की जगह होमो इरेक्टस ने ले ली। होमो इरेक्टस लंबा, मजबूत और जमीन पर रहने के लिए पूरी तरह तैयार था। उनके लंबे पैर और सीधा चलना उन्हें लंबी दूरी तक जाने में मदद करता था, जो अफ्रीका के खुले मैदानों में बहुत जरूरी था। दूसरी ओर होमो हेबिलिस अभी भी थोड़ा बहुत पेड़ों पर चढ़ते थे। दिमाग के मामले में भी होमो इरेक्टस आगे थे। उनका ब्रेन साइज 900 सीसी था, जो होमो हेबिलिस के 600 सीसी से काफी ज्यादा था। इससे उन्हें बेहतर योजना बनाना, समस्या सुलझाना और शायद थोड़ा बहुत कल्पना करना भी आता था।
औजार बनाने में भी उन्होंने बड़ा कदम उठाया। जहां होमो हेबिलिस ने ओल्डुआन औजार बनाए, वहीं होमो इरेक्टस ने एशेलियन औजार बनाए, जो न केवल तेज थे बल्कि विविध कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। और सबसे बड़ा परिवर्तन, आग का इस्तेमाल। हो सकता है होमो इरेक्टस आग को काबू करना सीख चुके थे, जिससे खाना पकाना, गर्मी पाना और शिकार से सुरक्षा संभव हुआ। यही उनकी सफलता की कुंजी बन गई। समाज भी बदल रहा था। होमो इरेक्टस शायद छोटे समुदायों में बसते थे, मिलकर शिकार करते थे और संसाधनों को बांटते थे। ये एक स्थायी जीवन शैली की ओर पहला कदम था, जिससे सहयोग, संवाद और योजना मुख्य भूमिका निभा रहे थे। धीरे धीरे होमो हैबिलिस का अस्तित्व कम होता गया। प्राकृतिक बदलाव, भोजन की प्रतिस्पर्धा और तकनीकी पिछड़ेपन ने उन्हें धीरे धीरे मंच से हटा दिया। लेकिन उन्होंने जो शुरुआत की थी वही बुनियाद बनी आगे की विकास की। होमो हैबिलिस की सबसे बड़ी उपलब्धियां सिर्फ औजार बनाना ही नहीं थी, बल्कि वो सामाजिक रूप से भी बड़ी छलांग लगा चुके थे। जहां ऑस्ट्रेलोपिथिकस जैसे पहले पूर्वज ज्यादातर अकेले रहते थे, वहीं होमो हैबिलिस छोटे समूहों में रहना शुरू कर चुके थे। होमो हैबिलिस ने सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहारों से भी समय के बदलते हालातों में खुद को ढाल लिया। जब जंगल खुले मैदानों में बदलने लगे, तब उन्होंने अपने जीवन जीने के तरीके भी बदले। यही बदलाव बाद की मानव प्रजातियों में भी बनी रही। उनके बनाए हुए औजार बाद में होमो इरेक्टस के औजारों की नींव बनी। ठीक वैसे ही उनकी सामाजिक समझ और सीखने की प्रक्रिया ने बाद की जटिल सभ्यताओं को जन्म दिया। होमो हैबिलिस ने हमें सिखाया कि विकास कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों की लंबी यात्रा है। होमो हैबिलिस की कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है, बल्कि आज के इंसान के लिए भी गहरी सीख है। भले ही उनके औजार बहुत सरल थे, लेकिन वो अपने समय के लिए क्रांतिकारी थे। उन्होंने नया सोचने की हिम्मत दिखाई। आज जब हम नई नई तकनीकों से घिरे हैं, एआई, सौर ऊर्जा और चिकित्सा, तो हमें याद रखना चाहिए कि इन सब की शुरुआत उसी जिज्ञासु सोच से हुई थी। होमो हैबिलिस ने फल, जड़ें और मांस जो भी मिला वो खाया। ये लचीलापन और हालात के मुताबिक खुद को ढालना ही उनकी ताकत थी। आज भी चाहे व्यापार हो, करियर हो या सोच, जो लोग विकल्पों के लिए खुले होते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। यही सोचने समझने की क्षमता आज हमारे समाज, विज्ञान और समस्याओं को हल करने की नींव है। होमो हैबिलिस ने जो सीखा वो अपनी अगली पीढ़ी को सिखाया। यही ज्ञान के संचार की शुरुआत थी। आज हम भी स्कूल, इंटरनेट और अनुभवों से एक दूसरे को सिखाते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। एक मुश्किल दुनिया में जीकर भी होमो हैबिलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़कर, सीखकर और बदलकर आगे बढ़ना चुना। ये जज्बा आज भी जरूरी है, जब हम बड़ी वैश्विक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। होमो हैबिलिस सिर्फ औजार बनाने वाले इंसान नहीं थे, वे पहले थे जिन्होंने साथ रहना सीखा और बदलाव को गले लगाया। उन्होंने वो बीज बोए जिनसे मानवता जन्मी। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारी तकनीक, समाज और सोच, इन सब की नींव होमो हैबिलिस ने ही रखी थी। उनके संघर्ष और सीख हमें याद दिलाते हैं कि मानवता का असली बल उसकी जिज्ञासा, लचीलापन और साथ मिलकर आगे बढ़ने की शक्ति में है। होमो हैबिलिस की कहानी हमें बताती है कि भविष्य उन्हीं का है जो बदलाव से घबराते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं।